नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसकी जड़ें खौफ, इतिहास और एक ऐसे श्राप से जुड़ी हैं जो कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां घड़ियों ने भी डर के मारे टिक टिक करना बंद कर दिया हो, एकदम सन्नाटा छा गया हो। बस उसी खौफनाक सफर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। मौत सिर्फ वो नहीं होती जब सांस रुक जाए। मौत वो भी होती है जब रूह जिस्म छोड़ दे, पर जिस्म चलता रहे। ये शब्द गांव के एक बुजुर्ग काका के हैं, और सच मानिए, ये कोई आम कहावत नहीं है। ये एक खौफनाक चेतावनी है। ये हमें साफ साफ बता देती है कि इस कहानी में दांव पर सिर्फ इंसान की जान नहीं लगी है, बल्कि उसकी आत्मा भी खतरे में है। भाग 1, द कर्स्ड विलेज, यानी शापित गांव। तो चलिए सीधे सुंदरपुर की अजीबोगरीब दुनिया में चलते हैं। ये कोई आम गांव बिल्कुल नहीं है। यहां आसमान से ओस नहीं गिरती, बल्कि एक ऐसी जहरीली और जानलेवा ठंड बरसती है जो हड्डियों तक को कंपा दे। पूरा गांव एक घने सफेद कोहरे में लिपटा रहता है, बिल्कुल किसी मरे हुए इंसान के कफन की तरह। और उस भारी सन्नाटे को अगर कोई चीज चीरती है तो वो है दूर से आती आवारा कुत्तों के रोने की डरावनी आवाज। अब देखिए, इस कहानी के ना कुछ सुपर नेचुरल यानी अलौकिक नियम हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। बात हो रही है अमावस की रात की। वो घुप अंधेरी रात जब आसमान से चांद पूरी तरह गायब हो जाता है, बिल्कुल पिच ब्लैक। यही वो वक्त है जब शिंगा हवेली की मालकिन यानी नर्तकी चंद्रमुखी अपनी गहरी नींद से जाग उठती है। अचानक हवा का रुख बदलता है, हवेली से गांव की तरफ। और ये हवेली सिर्फ लोगों की जान नहीं लेती, बल्कि उनकी यादें, उनकी रूह तक को पी जाती है। और किस्मत देखिए, ठीक ऐसी खतरनाक रात को दो नौजवान विक्रम और सुमित इस गांव में लौटते हैं, पूरे 6 साल बाद। जी हां, 6 साल का लंबा वक्त बीत चुका था जब उन्होंने आखिरी बार अपने इस पुश्तैनी घर में कदम रखा था। इतने सालों तक शहर की भागदौड़ में रहने के बाद सिर्फ घर की मामूली मरम्मत के लिए उनका इस अमावस की रात लौटना भाई एक बहुत बड़ी और शायद जानलेवा गलती साबित होने वाली थी। अगर हम इन दोनों की बात करें तो विक्रम और सुमित एक दूसरे से एकदम अलग हैं। विक्रम पूरी तरह से लॉजिकल है, शक करने वाला इंसान। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। उसका पूरा फोकस बस घर ठीक कराने पर है। लेकिन सुमित बेचैन है। वो उस गांव की डार्क और नेगेटिव एनर्जी को साफ महसूस कर सकता है। उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। और जानते हैं, उसका ये खुलापन और उसका ये डर ही उसे इस हवेली की काली ताकतों के सामने सबसे आसान शिकार बना देता है। भाग 2, द ऑमिनस अराइवल, यानी एक खौफनाक आगमन। अब यहां से कहानी की रफ्तार तेज होती है। रात के अंधेरे में एक खटारा ऑटो रिक्शा इन दोनों को एक सुनसान वीरान रास्ते पर ले आता है। कोहरा इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अचानक ऑटो वाला जोर से ब्रेक मारता है। वो इतना डरा हुआ है कि उन्हें उनके घर तक छोड़ने से साफ मना कर देता है। अब सोचिए, विक्रम और सुमित को उस घने अंधेरे में अपना सारा सामान लेकर बीच रास्ते में ही उतरना पड़ता है। और जाते जाते वो ऑटो ड्राइवर एक ऐसी चेतावनी देता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो कहता है, अगर रास्ते में कोई आवाज आए ना, या कोई नाम लेके पुकारे, या फिर कोई बहुत ही सुरीला गाना सुनाई दे, तो रुकना मत, बस चलते रहना, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना। बाप रे! और इसी चेतावनी के साथ ही हवा में एक अजीब सी महक फैलने लगती है। बंद कमरों की सीलन और रात की रानी के फूलों की एक बहुत ही तेज नशीली सी गंध। पैदल आगे बढ़ते हुए एक और डरावना सच सामने आता है। सिर्फ 200 मीटर, जी हां, उनके उस सुरक्षित माने जाने वाले पुश्तैनी घर और उस खौफनाक खंडहर बन चुकी सिंगा हवेली के बीच का फासला सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर है। हवेली का वो विशाल काला साया बिल्कुल उनके घर के पीछे खड़ा है, और उसकी टूटी हुई खिड़कियां अंधेरे में ऐसे घुर रही हैं जैसे किसी खोपड़ी की खाली आंखें हों। सच में एकदम खौफनाक मंजर। भाग 3, द लॉक्ड रूम, यानी एक बंद कमरा। घर पहुंचते ही उनकी मुलाकात काका से होती है। अब काका की हालत ऐसी है कि डर के मारे वो विक्रम और सुमित को लगभग खींचते हुए अंदर ले जाते हैं। और अंदर जाते ही क्या करते हैं, तुरंत दरवाजे पर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 भारी सिटकनी लगा देते हैं। काका की आंखों में मौत का वो खौफ साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बाहर उस कोहरे में कोई ऐसी भयानक चीज सांस ले रही हो जो बस अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढ रही है।
लेकिन जरा रुकिए, घर के अंदर का माहौल भी कोई खास सुरक्षित नहीं है। यहां जिक्र आता है ब्लू रूम का। ये वो कमरा है जिसकी खिड़की सीधे हवेली की तरफ खुलती है। काका ने इस कमरे के दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा सा जंग लगा हुआ ताला जड़ दिया है, ताकि उस श्रापित संगीत को अंदर आने से रोका जा सके। इसकी वजह सुनकर ही रूह कांप जाएगी। पिछले ही महीने एक लड़के ने उत्सुकता में आकर उस खिड़की से वो धुन सुन ली थी। अगली ही सुबह उसकी लाश उसी कमरे में मिली और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमक रही थीं, एकदम बेजान। अब जरा इस खौफ की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। शाम 6 बजे उस जहरीले कोहरे में उनकी एंट्री होती है। आधी रात होते होते अचानक से एक जमा देने वाली ठंड बढ़ जाती है और वो मनहूस डरावना संगीत शुरू हो जाता है। और फिर रात के 2 बजे हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। सुमित एक अजीब सी सम्मोहन की हालत में यानी ट्रांस में चला जाता है और बिना किसी चाबी के सिर्फ उसके छूने भर से वो भारी भरकम बंद ताला अपने आप खुल जाता है। भाग 4 द हवेलीज ट्रांस यानी हवेली का सम्मोहन। जब विक्रम की आंख खुलती है तो उसे एक अजीब सी जमने वाली ठंड का एहसास होता है। वो देखता है कि सुमित अपने बिस्तर पर नहीं है और उस मनहूस ब्लू रूम का ताला टूट चुका है। सुमित बिल्कुल एक कटी हुई पतंग की तरह बिना पुतलियों वाली सफेद आंखों के साथ हवेली की तरफ खिंचा चला जा रहा था। विक्रम बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उन कंटीली झाड़ियों और घने कोहरे को चीरते हुए उस हवेली की तरफ भागता है। हवेली के अंदर का नजारा किसी भयानक और डरावने सपने से कम नहीं था। बाहर तो चमा देने वाली ठंड थी, लेकिन अंदर एक बहुत ही अजीब सी चिपचिपी गर्मी महसूस हो रही थी। दीवारों पर टंगी उन पुरानी ऑयल पेंटिंग्स के चेहरे किसी ने बेरहमी से खुरच दिए थे। पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो थी वहां बैठी एक महफिल। हॉल के किनारों पर गांव के लोग बैठे थे जो अब इंसान रहे ही नहीं। उनकी स्किन बिल्कुल स्लेटी हो चुकी थी। वो पूरी तरह से पत्थर की मूर्तियां बन चुके थे, एक अदृश्य महफिल के खामोश दर्शक बनकर। और हॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर साइंस और लॉजिक दोनों ही घुटने टेक दें। 5 फीट, जी हां, जमीन से ठीक 5 फीट की ऊंचाई पर हवा में एक लाल रंग का पुराना सितार तैर रहा था। कोई इंसान नहीं था वहां, पर उसके तार अपने आप हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य उंगलियां उसे बजा रही हों। और सबसे दिल दहलाने वाली बात, सम्मोहित सुमित ठीक उसी सितार के नीचे खड़ा था और उसके हाथ अनजाने में ही उस मौत के साज की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये भूतिया ताकत ऐसा कर क्यों रही है? हवा में गूंजती उस गुस्से भरी आवाज से एक खौफनाक राज खुलता है। ये चंद्रमुखी का श्राप है। हुआ ये था कि सालों पहले जलन और ईर्ष्या के चलते उसके ही चाहने वालों ने उसके दोनों हाथ काट दिए थे, ताकि वो अपनी कला किसी और को ना दिखा सके। तब उस नर्तकी ने कसम खाई थी कि अब वो खुद नहीं बजाएगी, बल्कि दूसरों के हाथों से अपना सितार बजवाएगी। और जब वो इंसान बजाते बजाते अपनी जान गंवा बैठेगा, तो वो उसे पत्थर की मूरत बनाकर हमेशा के लिए अपनी कला का हिस्सा बना लेगी। भाग 5 ब्रेकिंग द कर्स यानी श्राप का टूटना। अब वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। विक्रम तेजी से सुमित की तरफ लपकता है, लेकिन तभी एक बहुत ही जोरदार ना दिखने वाली दीवार उसे हवा में उछालकर दूर फेंक देती है। विक्रम को तुरंत समझ आ जाता है कि वो उस श्रापित घेरे के अंदर तो जा ही नहीं सकता। अगर सुमित को बचाना है तो उसे इस मौत के सांस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बिना हार माने विक्रम एक बेहद खतरनाक प्लान बनाता है। 3 कदम का प्लान। स्टेप 1, वो बाहर लटकते हुए एक सूखे मरे हुए पेड़ के सहारे किसी तरह खिड़की तक चढ़ता है। स्टेप 2, वो उस टूटी हुई खिड़की से सीधे हवेली के अंदर छलांग लगा देता है। और स्टेप 3, जो सबसे क्रूशल था, हॉल की ऊंची छत से लटक रहे उस भारी भरकम लोहे के झूमर की रस्सी को तोड़ने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पीतल की एक भारी मूर्ति को भाले की तरह सीधा निशाने पर फेंकता है। और उसका निशाना बिल्कुल अचूक था। हजारों किलो वजनी वो लोहे का झूमर एक कान फोड़ू आवाज के साथ सीधा हवा में तैरते हुए उस सितार पर आ गिरता है। जैसे ही सितार चकनाचूर होता है, वो सुरीली धुन एक बेहद दर्दनाक भयानक चीख में बदल जाती है। पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगती है, छत से पत्थर गिरने लगते हैं और वो अदृश्य साया जो इतने सालों से उस गांव पर हावी था, धुएं की तरह हवा में बिखरकर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो गांव उस सदियों पुराने खौफनाक श्राप से आजाद हो चुका था। कहते हैं कि आज भी उस हवेली के मलबे के पास जाने पर हवाओं में एक हल्की सी
शुक्रिया की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये पूरी कहानी हमें अंत में एक बहुत गहरा सोचने वाला सवाल दे जाती है। क्या हर अधूरी धुन का मकसद सिर्फ डराना या नुकसान पहुंचाना होता है, या फिर शायद कुछ धुनें बस पूरा होना चाहती हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। Like, comment, share, and subscribe.